गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में पढ़ा। रासायनिक समीकरण जिसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ा। रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है इसके बारे में बात की। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या एक पदार्थ दो या दो से अधिक नए पदार्थों में टूटकर नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में नए बंधों का निर्माण होता है और पुराने बंध टूट जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में हमें दो बातों का ध्यान होना चाहिए। एक, अभिकारक जो क्रिया करते हैं, दूसरा उत्पाद जो अभिक्रिया के उपरांत हमें प्राप्त होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में बंध बनने, टूटने, अभिक्रिया के वेग के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्न भागों में बांटा जाता है। इसमें से पहली है हमारी संयुग्मन अभिक्रिया, दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 4 है ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया, नंबर 5 है वेग के आधार पर अभिक्रिया, नंबर 6 है हमारे पास ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, लास्ट आती है हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया। इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में हम एक एक करके अच्छे से वर्णन भी पढ़ेंगे और इनके समीकरणों के बारे में भी जानकारी लेंगे। पहली अभिक्रिया है हमारी संयोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन, संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें इस अभिक्रिया में दो अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और इनके जुड़ने पर नए बंध का निर्माण होता है। इसके अन्य उदाहरण कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, संतुलित कर देंगे इसे H2 प्लस O2 H2O, इसे भी संतुलित कर देंगे। अर्थात जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करें, तो उसे संयोजन, संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया में दोनों अभिकारक जुड़कर एक ही उत्पाद बनाते हैं और उसमें नए बंध का निर्माण होता है। दूसरी अभिक्रिया है हमारी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वी का अर्थ होता है अलग होना, योजन यानी जुड़े हुए, जो जुड़े हुए हैं वो आपस में अलग हो जाएंगे। अर्थात जब एक अभिकारक या एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से नए पदार्थ या उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसका अन्य नाम अपघटनीय अभिक्रिया या विघटनीय अभिक्रिया भी कह सकते हैं। विघटन अर्थात टूटना, अपघटन यानी कि टूटना। इसके उदाहरण है हमारे पास Fe SO4 फेरस सल्फेट,
ये टूटता है फेरस ऑक्साइड SO2 और SO3 में। एक और है हमारे पास लेड नाइट्रेट PbNO3 2, ये टूटता है लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 में। वियोजन अभिक्रिया अर्थात जब एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से नए उत्पादों का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। अभिक्रिया नंबर 1 विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन भी कह सकते हैं। इसकी परिभाषा जब किसी अभिकारक की गलित या द्रव अवस्था में विद्युत का प्रवाह किया जाता है और वह दो या दो से अधिक अभिकारक उत्पादों में टूट जाता है तो उसे विद्युत अपघटन कहा जाता है। जैसे H2O विद्युत धारा का प्रवाह करने पर इसमें यह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। नंबर दूसरा प्रकार है इसका ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन की परिभाषा जब किसी अभिकारक को ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक नए पदार्थों में तोड़ा जाता है तो उसे ऊष्मीय अपघटन कहा जाता है। इसका उदाहरण है CaCO3 473 केल्विन पर इसे हम गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। तीसरी अभिक्रिया है प्रकाश अपघटन। जैसा कि नाम से आप जान रहे हैं इसमें प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक होगी। ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में पूर्ण होती हैं और एक अभिकर्मक दो या दो से अधिक नए पदार्थों में टूट जाता है तो उसे प्रकाश अपघटन कहा जाता है। जैसे AgCl Ag+Cl2 या हम इसे प्रकाश की उपस्थिति में पूरा करवा रहे हैं। अतः वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक नए उत्पाद बनाता है। तीन प्रकार की होती हैं। विद्युत अपघटन ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होती है। ऊष्मीय अपघटन ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। प्रकाश अपघटन ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए हमें प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक होती है। तीसरी अभिक्रिया है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का अर्थ होता है जगह बदलना। अर्थात किसी यौगिक में तत्व अपनी जगह को बदल लेते हैं। इसको इस प्रकार भी देख सकते हैं A+BC ये हो गया AC+B। अर्थात यौगिक में से तत्व ने अपनी जगह बदल दी और दूसरे तत्व के साथ में जोड़ दिया है। यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एकल विस्थापन जिसे हम केवल विस्थापन के नाम से भी जानते हैं। इस अभिक्रिया कि अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है उसे एकल विस्थापन कहा जाता है। जैसे जिंक H2SO4 या जिंक अधिक क्रियाशील है जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और ZnSO4 का निर्माण करेगा। अगला उदाहरण है आयरन CuSO4। यहाँ आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है इसलिए FeSO4 Cu। अतः अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। ये भी है इसकी हमारे पास द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के समूहों का आदान प्रदान होता है अर्थात परमाणु या परमाणु आपस में अपनी जगह बदल देते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है हमारे पास CuSO4 NaOH। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं ये A की जगह है, ये पूरा B की जगह, ये C की जगह और ये D की जगह।
तो ये बनेगा CuOH2 प्लस Na2SO4। तो द्विस्थापन अभिक्रिया में परमाणुओं के समूहों का आदान प्रदान हो जाता है, तो वह द्विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चौथी अभिक्रिया है हमारे पास वेग के आधार पर अभिक्रिया, जिसमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं हमारे पास, मंद अभिक्रिया एवं तीव्र अभिक्रिया। पहले हम पढ़ लेते हैं मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मंद अर्थात कम। ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूरा होने में ज्यादा समय लगता है, दिन लग सकता है, घंटे लग सकते हैं, महीना लग सकता है या साल भी लग सकते हैं, अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने में अधिक समय लगता है, उन्हें मंद अभिक्रिया कहा जाता है। मंद अभिक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण है लोहा, जल प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं Fe2O3.3H2O, इसे कहते हैं हम फेरिक ऑक्साइड या जंग। अर्थात लोहे पर जंग एक दिन में, एक महीने में, एक साल में या सालों में भी लग सकती है, और नहीं तो इसमें कई वर्ष भी गुजर सकते हैं। दूसरी हमारे पास तीव्र अभिक्रिया। तीव्र नाम से पता चल रहा है तेजी से संपन्न होगी। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक को मिलाते ही उत्पाद का निर्माण हो जाता है, अर्थात अभिक्रियाएं शीघ्रता से संपन्न होती हैं, उन्हें तीव्र अभिक्रिया कहा जाता है। इसका उदाहरण है हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर बनाएंगे सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2। इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अब ये अभिक्रिया हमारे पास उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उसमें पहले हम पढ़ रहे हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का अर्थ होता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद का निर्माण तो करते हैं, परंतु उत्पाद से पुनः अभिकारक का निर्माण नहीं हो सकता, उन्हें अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहा जाता है। प्राय ऐसी अभिक्रियाओं में उत्पाद स्थायी होते हैं, उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं बन सकता। जैसे कोयले को अगर हम जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और राख बनेगी, लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और राख को हम वापस कोयले में परिवर्तित नहीं कर सकते। मैग्नीशियम के रिबन को अगर हम जलाएं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से पुनः हम मैग्नीशियम प्राप्त नहीं कर सकते। CH4 मीथेन को यदि हम जलाएं तो हमें CO2 प्लस H2O की प्राप्ति होगी, लेकिन पुनः हम मीथेन को प्राप्त नहीं कर सकते। अतः उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में संपन्न होती हैं और अभिकारक से केवल उत्पाद का निर्माण होता है, उन्हें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरी हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक से उत्पाद बनते हैं और उसी समय उत्पाद से अभिकारक की भी प्राप्ति हो जाती है, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अभिकारक से बने उत्पाद अभिक्रिया 1 और उत्पाद से उसी समय बने अभिकारक, इसे कहा जाएगा अभिक्रिया 2। अभिक्रिया 1 को हमने नाम दिया है अग्र अभिक्रिया, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जो आगे की दिशा में संपन्न होती है, अर्थात अभिकारक से उत्पाद बनते हैं। अभिक्रिया नंबर 2 को हमने नाम दिया है प्रति या पश्च अभिक्रिया, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद से अभिकारक का निर्माण होता है। हमारे पास एक उदाहरण है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इससे बनेगी अमोनिया गैस NH3 और उसी समय नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी हमें प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात यह अभिक्रिया लगातार चलती रहेगी। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, इसमें बना पदार्थ स्थायी नहीं होता और इसे दोहरे तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। अभिक्रियाएं के प्रकार बहुत सारे हैं, उसी में अगला नंबर है हमारे पास ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ऊष्मा
शेपी अभिक्रिया, इसे परिभाषा ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पूर्ण होने पर हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे श्वसन का हम समीकरण लिख रहे हैं C6H12O6 CO2 प्लस H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊष्मा हमें प्राप्त हो रही है। नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर हमें अमोनिया मिलती है। इसके साथ साथ हमें 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा की भी प्राप्ति होती है। अतः ऐसे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अभिक्रिया ऐसी में हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे N2 प्लस O2 निर्माण होगा NO का और इसमें हमें 21.6 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा देनी पड़ेगी। या माइनस का चिन्ह यह दर्शाता है कि अभिक्रिया को पूरा करने के लिए ऊष्मा यह है हमारे पास उदासीनीकरण अभिक्रिया, इससे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaOH प्लस HCl ये मिलेगा हमें NaCl प्लस H2। उदासीनीकरण अभिक्रिया को हमने 3 भागों में बांटा था, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार की अभिक्रिया। प्रबल अम्ल हमने लिया है HCl, सेम उदाहरण हम ले रहे हैं NaOH NaCl प्लस H2। इस अभिक्रिया में समान मात्रा और समान आयतन में ही प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार लिए गए हैं, इसलिए अम्ल से प्राप्त H प्लस आयन और क्षार से प्राप्त OH माइनस आयन एक दूसरे को पूर्णतः आयनित कर देंगे और उदासीन लवण का निर्माण करेंगे जिसकी pH का मान 7 होगा। इसी प्रकार दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार भी आपस में अभिक्रिया करके उदासीन लवण का निर्माण करेंगे जिसकी pH का मान 7 होगा। अगला हम ले रहे हैं प्रबल अम्ल के साथ हम अभिक्रिया करा रहे हैं दुर्बल क्षार की। देखिए प्रबल हमने लिया HCl, दुर्बल क्षार हम ले रहे हैं NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बनेगा अमोनियम क्लोराइड प्लस H2। इस अभिक्रिया में प्रबल अम्ल से प्राप्त H प्लस आयन और दुर्बल क्षार से प्राप्त OH माइनस के आयनों की सांद्रता में भिन्नता होगी क्योंकि प्रबल अम्ल में ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन उपस्थित है और दुर्बल क्षार में कम मात्रा में OH माइनस आयन उपस्थित है। अतः OH माइनस आयन कम मात्रा में H प्लस आयन को आयनित कर पाएंगे, जिस कारण विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होने के कारण जो लवण प्राप्त होगा वो हमें अम्लीय लवण प्राप्त होगा जिसकी pH का मान 7 से कम होगा। नंबर 3 अम्ल हम ले रहे हैं दुर्बल अम्ल, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम प्रबल क्षार के साथ। अम्ल हमने ले लिया है एसिटिक अम्ल CH3COOH जिसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम NaOH के साथ। ये बनेगा हमारा सोडियम एसीटेट प्लस H2O। दुर्बल अम्ल से प्राप्त H प्लस आयन प्रबल क्षार से प्राप्त OH माइनस आयन को पूरी तरह से आयनित नहीं कर पाएंगे जिसके कारण विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता अधिक होगी जिसके कारण प्राप्त लवण क्षारीय होगा जिसकी pH का मान 7 से अधिक होगा। अतः उदासीनीकरण की अभिक्रिया में समान मात्रा समान आयतन में अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन लवण का निर्माण करते हैं। यदि इनकी मात्रा और आयतन में अंतर होता है तो pH में भी अंतर आता है जिसके कारण ये 3 प्रकार के हो जाते हैं
उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। अगली अभिक्रिया है हमारे पास ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इनमें हम अंतर करते हुए पढ़ेंगे। नंबर 1, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, या Mg के साथ ऑक्सीजन जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है। नंबर 2, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन बाहर निकल जाए उसे भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या में कमी हो गई। नंबर 3, ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणी तत्व, क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, अधिक विद्युत ऋणी तत्व जुड़ जाए उसे भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाएगा। नंबर 4, ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत धनी तत्व, पोटेशियम विद्युत धनी तत्व है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत धनी तत्व बाहर निकल जाए उसे भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। नंबर 5, ऐसी अभिक्रिया जिसमें तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयन का निर्माण करता है उसे भी हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अर्थात ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, विद्युत ऋणी का जुड़ना, विद्युत धनी का बाहर निकलना और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बिल्कुल उल्टी होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, पोटेशियम क्लोराइड, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी और पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण होगा। यहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया में यहाँ हाइड्रोजन बाहर निकल रही थी, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगी एथीन, जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगी लेकिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो एथेन का निर्माण होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गई है इसलिए इसे अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पर विद्युत ऋणी तत्व जुड़ रहा था, यहाँ पर विद्युत ऋणी तत्व बाहर निकल जाएगा और अपचयन अभिक्रिया का निर्माण होगा। दूसरा, अगला पॉइंट, यहाँ पर विद्युत धनी तत्व बाहर निकल रहा था तो यहाँ पर विद्युत धनी तत्व जुड़ जाएगा Mg प्लस Cl2, ये हो जाएगा MgCl2। अर्थात मैग्नीशियम विद्युत धनी तत्व है जो क्लोरीन के साथ जुड़कर मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण करता है। और लास्ट, यहाँ पर परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयन का निर्माण कर रहा है, यहाँ पर तत्व का आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके परमाणु का निर्माण करेगा। अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन जुड़ती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, विद्युत ऋणी तत्व बाहर निकलता है, विद्युत धनी तत्व जुड़ जाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, उन्हें अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। परीक्षा में आपसे किसी भी पॉइंट पर अंतर के आधार पर वो प्रश्न पूछ सकता है तो आपको उसी आधार पर अपना उत्तर लिखना है। अगर वो केवल अंतर पूछता है तो आप इनमें से जो भी आपको सबसे अच्छा याद हो उन अंतरों के आधार पर अपने उत्तर को स्पष्ट कर सकते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, ये कैसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अभी हमने एक उदाहरण देखा था, यहाँ विद्युत ऋणी जुड़ रहा था, यहाँ विद्युत धनी जुड़ रहा था। वो अभिक्रिया थी हमारी Mg प्लस Cl2, हमारे प्राप्त हुआ था MgCl2। यहाँ विद्युत ऋणी जुड़ रहा है इसलिए ऑक्सीकरण, विद्युत धनी जुड़ रहा है इसलिए अपचयन। तो ये अभिक्रिया हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। इसके अलावा भी हमारे पास और भी उदाहरण हैं, ZnCuSO4, ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, Zn से ZnCuSO4 और CuSO4 से Cu। Zn के साथ सल्फेट आयन जुड़ रहा है जिसमें ऑक्सीजन है इसलिए यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाएगी। और कॉपर सल्फेट में से सल्फेट आयन बाहर निकल रहा है जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी और केवल कॉपर की प्राप्ति हो गई इसलिए यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया भी कहलाएगी। एक और उदाहरण, COO प्लस H2, ये बनेगा H2O प्लस Cu। CuO से बना हमारा Cu, इसमें ऑक्सीजन बाहर निकल गई
इसलिए ये कहलाएगा अपचयन। और H2 से बना है H2O, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई, इसलिए ये कहलाएगा ऑक्सीकरण। तो इसके हमारे पास दो बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं, Zn plus CuSO4, ZnSO4 plus Cu, CuO plus H2, H2O plus Cu। तो रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ चलती हैं, उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है।